सभी को नमस्कार। आज हम लोग थोड़े से अनकन्वेंशनल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये है कि हम इतिहास को कैसे पढ़ें। सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़े, इतिहास क्यों पढ़ें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ें। इतिहास इसलिए पढ़ना आवश्यक है ताकि हम अपने पूर्वजों से परिचित हो सकें, अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें और सांस्कृतिक निरंतर्य को गतिशील रख सकें। इतिहास पढ़ने की ज़रूरत मूलतः इसीलिए ये आत्मबोध जगाता है। सवाल ये है कि इतिहास कैसे पढ़ें। विशेष करके भारतीय इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष करके भारतीय इतिहास की ही बात कर रहा हूँ। भारत संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। संभवतः क्या, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। तो जाहिर सी बात है कि जब विभिन्न शक्तियाँ वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही हैं विश्व राजनीति में, तब वे आपके इतिहास को शहीद करने, जिससे कि आपका आत्मबोध, आपका स्वाभिमान निम्न स्तर तक जा सके, ऐसी कोशिश करते हैं। और भारत में पहले अरबी फारसी इतिहासकारों और बाद में अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने यही कोशिश की है। उसी को आद्र तुर्स्की या फिर हमारे जो अभी के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तो एक पक्ष है। समस्या का दूसरा पक्ष ये है कि दूसरे दृष्टिकोण से देखने वाले लोग भी वैसे होने चाहिए जो अपने इतिहास को अतिरंजना के दृष्टिकोण से नहीं देखें, अपनी कमियों को पहचानें। अपनी कमियों को पहचानना कोई बुरा कार्य नहीं है और उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना, जिससे कि वो उन कमियों से हम निजात पा सकें, ये भी इतिहास हमें सिखाता है। तो उसी आलोक में है कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले इतिहास को उसी तरीके से पढ़ सकते हैं जिस प्रकार से वे पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सामान्य पाठकों के लिए है और उनके लिए है जो अपने इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आजकल इतिहास को जानने के बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं। हिस्टोरियंस को पढ़ने से पहले आप जो नई नई रिसर्चेज हो रही हैं उनको जानें। मुझे लगता है कि प्योर एकेडमिक हिस्टोरियंस को पढ़ने से पहले या उनको पढ़ने से बेहतर है कि आप वे लोग जो साइंस के क्षेत्र से इतिहास के अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में आए हैं, उन्हें हम जानें। जैसे आजकल आर्कियोलॉजी, एक एग्जांपल ले सकते हैं आर्कियोलॉजी। अभी तक हम डर्ट आर्कियोलॉजी उसको इतनी प्रमुखता देते आ रहे हैं कि साहित्यिक स्रोतों को नकार देते हैं। एग्जांपल है, उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ये महाभारत में खुद वेद व्यास ने लिखा है और हमारा इतिहास जो है उसको लिखने की पद्धति ज़रूरी है कि यूरोपियों जैसी। तो यदि यूरोपीय हमारे इन ग्रंथों को या पुराणों को इसलिए नकार दें कि उनमें अति प्राकृतिक तत्व हैं या फिर उनकी प्रामाणिकता नहीं है, तो क्या हम भी मान लें कि वे प्रामाणिक नहीं है? और इसके उलट ये मान ही लें कि वे पूर्णतः प्रामाणिक हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि नई नई चीज़ें, जैसे कि
हाइड्रोलॉजी, जो नदियों के बेसिन वगैरह हैं उनसे संबंधित जो सैटेलाइट इमेजेस मिल रही हैं, उसमें उनकी स्टडीज़ सामने आ रही हैं। जीनोमिक्स से नए नए रिसर्चेज आ रहे हैं। और उसके बाद एस्ट्रो आर्कियोनॉमी, यानी यदि किसी ग्रंथ में किसी खगोलीय घटना का साक्ष्य है तो उसे जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसमें उन सारी ग्रहीय स्थितियों को या नक्षत्र की स्थितियों को डाल करके हम ये जान सकते हैं कि वो घटनाएं संभवतः कब हुई होंगी। जो कि हमारे यहाँ तिथि निर्धारण की परंपरा कुछ अलग सी रही है, और तिथि निर्धारण 1 जनवरी, 2 जनवरी या 5 जनवरी बताने की बजाय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का एग्जैक्ट निर्धारण ज़्यादा सटीक हो सकता है। तो इन नए टूल्स को और इन नए हिस्टोरियंस को जानें, जो नए नए रिसर्चेज आ रही हैं हिस्ट्री के क्षेत्र में, उन नए नए रिसर्चेज विशेष करके जो नई फील्ड्स आ रही हैं डर्ट आर्कियोलॉजी को लेते हुए। डर्ट आर्कियोलॉजी जैसे अभी सिनोली में जो उत्खनन हुआ है, या सिनोली में जो उत्खनन हुआ है वो डर्ट आर्कियोलॉजी का एक साक्ष्य है। लेकिन राखीगढ़ी में जो मिला है, जिस पर प्रोफेसर नीरज राय ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है, तो वो जीनोमिक्स कहीं ना कहीं जीनोमिक्स वगैरह से है। तो उसमें हमारी जो एंसेस्ट्री है ये काफ़ी हद तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी को धक्का लगा है। उससे ये प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो कि बाहर से लोग आए थे या ना आए थे, लेकिन ये तो ज़रूर प्रूव हो गया है कि आक्रमण टाइप कोई चीज़ नहीं हुई थी, और ये लगातार चली आने वाली परंपरा है। और कम से कम 6000 साल पहले के जो डीएनएस थे वो अभी भी हमारे डीएनए में हैं। वो जो जीन्स उस समय थे वो आज भी हमारे डीएनए में हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं निरंतरता की ओर इशारा करता है। उसी प्रकार से डॉक्टर निलेश ओक हैं, जिन्होंने एस्ट्रो आर्कियोनॉमी पे बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे महाभारत युद्ध के पहले धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, उसमें वशिष्ठ और अरुंधति, तारों की स्थिति, जो सप्तर्षि में से 2 लोग हैं, तो उनकी स्थिति को लेकर के चर्चा हो रही है। तो उन स्थितियों को लेकर के वो नासा के सॉफ्टवेयर वगैरह में उन्होंने डाला, तो उन्होंने महाभारत युद्ध की तिथि 5561 ईसा पूर्व बताई है। उसी प्रकार राम रावण युद्ध का काल उन्होंने 12209 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। तो ये पूर्णतः सही हो या ना हो, लेकिन हमें एक नई दृष्टि तो उपलब्ध कराते हैं। साहित्यिक ग्रंथों पे पूर्णतः अविश्वास करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे जैसे अलेक्जेंडर या अन्य जो बहुत सारे विभिन्न अब्राहमिक रिलीजन्स के जो गुरु हैं या प्रोफेट्स हैं, उन सब के बारे में तो हम साहित्यिक ग्रंथों से ही जानते हैं। उनके बारे में कोई पुरातात्विक साक्ष्य इस तरह का तो नहीं मिलता है। तो विशेष करके भारत में जबकि शवों को जलाए जाने की परंपरा है और पुनर्जन्म में विश्वास लोग करते हैं, तो इस प्रकार की जीनोलॉजी मेंटेन करने की, जहाँ आत्मा को परमात्मा में मिला देने की परंपरा हो, जहाँ आत्मा की तुच्छता यानी स्वयं स्व की तुच्छता का दर्शन समाज में व्यापक तौर पर स्वीकृत हो, वहाँ पे इस तरीके से वेस्टर्न टूल्स ऑफ एकेडेमिया पे ही ध्यान देना या उसी पर जोर देना कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी प्रतीत होती है। तो हमें अपने इतिहास को अपने तरीके से पढ़ना होगा, तभी हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी ऐतिहासिक विरासतों पर गर्व कर पाएंगे। राम और कृष्ण इतिहास पुरुष हैं, ये मेरा पूर्व में भी मानना था, अब भी मानना है, और अब की जो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं वो तो इन चीज़ों को प्रमाणित कर रही हैं। तो विभिन्न डॉट्स को जोड़ करके ही अपनी ऐतिहासिक लिनिएज
हम बना सकते हैं, अपनी ऐतिहासिक विरासतों को संजो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।